जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी इसका इम्पॉर्टेंट और नोटिसेबल फीचर्स है, जो फीचर्स भारत की संविधान को दूसरों से अलग बनाता है, इन सारे फीचर्स को लेके आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है वो क्या है? वो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। भारत का जो संविधान है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दुनिया के अंदर जितना भी देशों के अंदर जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें से सबसे लंबा यानी सबसे डिफाइन तरीके से लिखने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मतलब है, जो मीनिंग है, वो हमने पहले जो वीडियो था, पॉलिटी सीरीज़ का जो पहला वाला वीडियो था, उसमें हम लोग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में जो भी डिफरेंसेस है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं उसको लेके हम डिस्कस किए हैं। तो पहला फीचर क्या है भारत की कॉन्स्टिट्यूशन का? नोटिसेबल फीचर क्या है सेलिएंट फीचर में? लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला फीचर। दूसरा क्या? ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्स। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बना था 1949 में, उससे 2-3 साल पहले से ही इसका काम चालू हो गया था। तो उस टाइम दुनिया के अंदर जितना भी डेवलप कंट्री था उनके पास जो डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन था, उन सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। और बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, तो उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी बहुत सारे चीज़, ज़्यादातर 60-70% चीज़ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो इन सारे जगह से जो भी एडवांस उस टाइम पे 1949 से पहले जो भी एडवांस देश थे, उनके जो एडवांस कॉन्स्टिट्यूशन था, उन सारे से जो अच्छे चीज़ थे, अच्छे लॉज, जो अच्छे क्लॉज थे, उन सारे को हमने एडप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जितना हो सके अच्छे क्वालिटीज़, अच्छे लॉज, लगभग 60-70% हमने वहाँ से ड्रॉ किया। तो ये भी एक दूसरा वजह है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा लेंदी बन गया। फिर क्या? फिर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ हम बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है, वो है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, ये पहले स्लाइड में हम बस इस सारे पॉइंट को, जितना भी पॉइंट है, जैसे कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्स, ये सारे पॉइंट को हम एक बार देख लेंगे। फिर हर एक पॉइंट को लेकर डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो ये ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, इस चीज़ को समझने के लिए हमने बाद में थोड़ी डिटेल में इसको समझेंगे। तो एक तरीके से हम लोग ये समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी लॉज को नई तरीके से लिखना हो, या तो किसी लॉज को एबोलिश करना हो, या तो कुछ अमेंडमेंट करनी हो, तो इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही कुछ जगह पे रिलैक्सेशन देता है और कुछ जगह पे रिलैक्सेशन नहीं देता है। मतलब कुछ जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन नए लॉ को अमेंडमेंट करने के लिए, या तो अमेंड करने के लिए, या तो नए लॉ को डालने के लिए, या तो कुछ लॉ को डिलीट यानी एबोलिश करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कई जगह पे बहुत आसानी से परमिशन दे देता है, और कई जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से परमिशन नहीं देता है। इसीलिए भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक तरीके से रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, इस दो क्वालिटी का एक अजीब, बहुत ही खूबसूरत सा ब्लेंड है। ये हो गया तीसरा क्वालिटी। फिर चौथा क्वालिटी क्या है? फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे लिखा गया है कि भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम रहेगा वो फेडरल सिस्टम में रहेगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीजन रहेगा, और एक यूनिटरी बायसनेस रहेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ थोड़ा सा पल्ला भारी रहेगा। यह है चौथा फीचर। फिर पांचवा फीचर क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो फॉर्म होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री फॉर्म होगा। फिर छठा पॉइंट कौन है? सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ये हो गया छठा इंपॉर्टेंट फीचर। पार्लियामेंट वो एक तरीके से सोवरेन रहेगा, और जुडिशियल जो सिस्टम है भारत के अंदर उसका सुप्रीमेसी रहेगा। ये उसके बाद सातवां पॉइंट क्या है? इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। भारत का जो जुडिशियरी है वो पॉलिटिकल जो लेजिस्लेटर है और एग्जीक्यूटिव है इससे पूर्ण तरीके से इंडिपेंडेंट रहेगा, और ये एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी रहेगा, यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे जो डिवीजन कोर्ट जो रहता है, मतलब सबसे नीचे डिवीजन कोर्ट, फिर उसके ऊपर
हाई कोर्ट, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, ये सारे एक ही चेन में बंधे हुए रहेंगे, एक सिस्टम में एक साथ चलेंगे। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। फिर 8वां पॉइंट क्या है, फंडामेंटल राइट्स, जो कि भारत के संविधान के अंदर अच्छी तरीके से डिफाइन तरीके से लिखा गया है कि लोगों की यानी भारत की सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है। फिर DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आगे जाके कैसे क्या क्या पॉलिसी लानी है भविष्य में जाके देश को, तो इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। फिर आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। देश के सिटीजन्स को, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ गवर्नमेंट भारत के लोगों के लिए करेंगे लेकिन लोग गवर्नमेंट के लिए देश के लिए कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो भारत की लोगों को देश के प्रति जो दायित्व है, उनकी जो सिटीजन्स की दायित्व है देश के प्रति, उसको भी डिफाइन तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। अब आते हैं उसके बाद 11 नंबर पॉइंट पे, भारत एक सेकुलर स्टेट रहेगा, यहाँ पे कोई भी रिलीजन स्टेट का रिलीजन नहीं रहेगा। फिर 12वां पॉइंट क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो भी 18 साल के ऊपर के जो भी लोग हैं वो वोट डालेंगे सरकार चुनने के टाइम। फिर सिंगल सिटीजनशिप, भारत के अंदर एक ही सिटीजनशिप होता है। अगर आप भारत के सिटीजन हो तो आपके एक ही सिटीजनशिप मिलेगा, वो है आप इंडियन हो। बहुत सारे देश में क्या होता है, जैसे कि USA के अंदर एक देश का सिटीजनशिप, USA का सिटीजनशिप रहता है, ऊपर से वो जिस USA के अंदर टोटल 51 स्टेट्स है, वो जिस स्टेट से आता है उसका भी एक अलग से सिटीजनशिप रहता है। मान लीजिए भारत के अंदर कोई भी बंदा अगर यूपी से आता है तो उसके पास ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास एक भारत का भी सिटीजनशिप हो और अलग से यूपी का भी सिटीजनशिप हो, उसका एक ही सिटीजनशिप, वो एक ही देश का सिटीजन है, वो इंडिया। लेकिन USA में क्या होता है, अगर मान लेते हैं कोई वॉशिंगटन स्टेट से आया हुआ है या तो कोई टेक्सास से आया है, कोई कैलिफोर्निया से आया है, तो उसके पास 2 सिटीजनशिप रहता है, एक कैलिफोर्निया का सिटीजनशिप रहेगा, एक देश का USA का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सिटीजनशिप रहेगा। लेकिन भारत के अंदर एक ही सिटीजनशिप होता है, वो है भारत का सिटीजन है आप। फिर चौथा पॉइंट क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडीज, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बॉडीज लिखा हुआ है वो छोड़ के भी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है जो अपने तरीके से अपना काम करेंगे, जो है जैसे कि UPSC, SPSC, ये सारे इलेक्शन कमीशंस, ये सारे इंडिपेंडेंट बॉडी है। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस क्या क्या है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। और 3 टायर गवर्नमेंट, भारत के अंदर एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ग्राउंड लेवल पे, लोकल लेवल पे म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत का गवर्नमेंट चलता है। तो इसको बोलता है, तो तीन लेवल पे गवर्नमेंट रहता है भारत देश के अंदर। तो इसीलिए भारत देश के अंदर जो 3 टायर गवर्नमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है। तो ये जो 16 फीचर है, इस सारे 16 फीचर को हमें अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़नी है। तो इस वीडियो में हम इसी सारे फीचर्स को, इस 16 पॉइंट को, इस 16 पॉइंट को, ये 16 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, इसको डिटेल तरीके से हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला वाला पॉइंट क्या था, लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे, इसको डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर ये एक लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इलाबोरेट और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। अगर किसी चीज़ को आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, इलाबोरेटली और डिटेल में लिखना है तो ऐसे ही वो थोड़ा सा लंबा हो ही जाता है। ऊपर से जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1949 में ही एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे जो कि 22 पार्टों में डिवाइडेड थे, फिर 8 शेड्यूल था। और आज के दिन में 2025 में जाके प्रियम्बल तो प्रियम्बल की तरफ एक ही है, फिर जो 395 था वो 448 आर्टिकल्स हो गया और ये अभी 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 8 के शेड्यूल के जगह पे वो ज़्यादा होके 12 शेड्यूल हो गया है, अभी 12 शेड्यूल्स। तो एक तो जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब भी लेंदी था, ऊपर से ये सारे अमेंडमेंट होने के बाद ये जब 8 से 12 और आर्टिकल्स के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट और नए लॉज डालने के बाद ये आज के टाइम में तो और भी ज़्यादा लंबा हो गया है। अच्छा, अब हम देखेंगे ये जब बना था तब ये इतना लेंदी क्यों था, हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी क्यों था। सबसे पहली बात जो है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है वो है भारत का जियोग्राफी और हिस्ट्री। तो जियोग्राफिकली अगर हम देखें, भारत एक दुनिया के अंदर 7वां सबसे बड़ा देश है लैंड मास के हिसाब से, और इस देश के अंदर
डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हर एक इलाके का जो जियोग्राफी है वो अलग है, उसका कल्चर अलग है, उसका हिस्ट्री अलग है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के साथ हम साउथ इंडिया को नहीं कंपेयर कर सकते। उन दोनों का जियोग्राफी, दोनों के रहने वाले इंसान के कल्चर्स, ये सारे चीज़ अलग है। फिर हम यूपी से कन्याकुमारी को नहीं तुलना कर सकते। तो इसीलिए हम जब कॉन्स्टिट्यूशन भारत के अंदर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने लिखा, उस टाइम उनके दिमाग में सारे स्टेट के अंदर जितने सारे लोग रहते हैं उनको सबको इक्वल पोजीशन में लाने के लिए, जितने भी लैंड है भारत देश के अंदर, जितना भी भारत का टेरिटरी है, उस हर एक टेरिटरी के अंदर जो भी डाइवर्सिटी है, जो भी वास्टनेस है देश का, उसी वास्टनेस और उन सारे डाइवर्सिटी को एक साथ एक जगह पे ला के फिर उसको कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी इलाके को ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद किसी रीजन को ज़्यादा फैसिलिटी मिल गया कि किसी और एरिया को कम फैसिलिटी मिला, ऐसा ना हो। ये सारे चीज़ को देखते हुए जब बी.आर. अम्बेडकर जी और उनके साथ जो और भी लोग थे, उन सारे मिलके जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखे थे, तो उस टाइम ये ख्याल रखा गया कि भारत का जो वास्टनेस है ये भी मेंटेन हो, और इस देश के अंदर जितने भी डाइवर्सिफिकेशन है, जितना भी डाइवर्स पीपल लोग रहते हैं, डाइवर्स उनका कल्चर है, इन सारे को एक दूसरे के साथ मिल के रहे और कॉन्स्टिट्यूशन इन सारे लोग को जोड़ के रखे, एक साथ जोड़ के रखे। तो ये सारे सोच के साथ जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो ऐसे ये थोड़ा सा लेंदी हुआ। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में के अंदर जो 60 to 70% जो क्लॉज है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऐसे ही बहुत ज़्यादा बल्कि था। ये इससे जब हम लिए तो ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और भी लेंदी हो गया। और ऊपर से जब बाहर के देशों में उस टाइम 1949 से पहले जो बाहर के एडवांस देश थे, उनके जो एडवांस कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनसे जो अच्छे चीज़ था, अच्छे जो गुण था उन सारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उन सारे गुण को हमने अपने अंदर एडप्ट किए। तो ये सारे कुछ मिला के कॉन्स्टिट्यूशन का जो दूसरा लेंदी होने का जो कारण है वो हिस्टोरिकल फैक्टर है। पहला कारण है जियोग्राफिकल फैक्टर, फिर दूसरा है हिस्टोरिकल फैक्टर। फिर क्या है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सेंटर और स्टेट इन दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है। जैसे कि यूएसए के अंदर क्या होता है, यूएसए के अंदर एक स्टेट है कैलिफोर्निया, तो उस कैलिफोर्निया स्टेट का एक अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन है, और देश के लिए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी उस देश के अंदर दो हर एक स्टेट के लिए एक एक कॉन्स्टिट्यूशन, और हर एक स्टेट के लिए एक एक कॉन्स्टिट्यूशन, और पूरे देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। इसीलिए वहाँ पे आधा चीज़ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है, आधा चीज़ देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा रहता है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूशन उतना बल्कि उतना लेंदी नहीं होता है। लेकिन भारत के अंदर स्टेट के लिए और सेंटर के लिए, सारे पूरे देश के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। इसीलिए सारे क्लॉज जब एक ही जगह पे एक ही बुक के अंदर आप डालोगे तो वो ब्लू बुक ऐसे लेंदी हो जाएगा। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो तीसरा लेंदी होने का जो कारण था वो था सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होना। फिर क्या, डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया उस टाइम जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में थे, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, बना रहे थे, तो उनमें से ज़्यादातर लोग लॉयर थे जो लीगल काम करते थे। तो जब लॉयर्स अपने तरीके से लिखते हैं तो वो बहुत डिटेलिंग अपने जो क्लॉज है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग डालते थे, और उसको अच्छी तरीके से इलाबोरेट करके कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसको लिखते थे। तो ये होता है जब भी कोई भी लॉ का अगर कोई भी बंदा हो, यानी लीगल सेल पे जो काम करता है, लॉयर हो, जज हो, ये लोग हर एक चीज़ को, हर एक डॉक्यूमेंट को डिटेल में लिखते हैं और एकदम इलाबोरेट करके लिखते हैं कि आगे जाके कोई भी दिक्कत ना आए। इसीलिए जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया वहाँ पे ज़्यादातर लोग लॉयर थे। जैसे कि बी.आर. अम्बेडकर जी लॉयर थे, उसके साथ जो और लोग थे उनमें से बहुत सारे लोग लीगल प्रैक्टिस करते थे। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा था। इसीलिए डिटेलिंग भी ज़्यादा था और इलाबोरेट करने का जो तरीका था वो भी ज़्यादा था। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो चौथा लेंदी होने का जो कारण है वो है डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज। हम दूसरा पॉइंट को देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा जो सेलिएंट फीचर था वो क्या था? वो था ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हम कभी भी ऐसा नहीं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशन को लिख के उसको
बना के उसको फिर इम्प्लीमेंट करना ही एक बड़ी बात था। इसीलिए हमने क्या किया, हमने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। हमने जिसके पास जो अच्छा क्वालिटी था उससे हमने वो क्वालिटी लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो भी 1935 में जो भी अच्छा जो क्लॉजेस थे, अच्छे लॉ थे, उसको हमने एडप्ट कर लिया पहले ही। उसके बाद बहुत सारे देशों से हमने एक एक करके बहुत सारे टॉपिक को उन सारे कॉन्स्टिट्यूशन से एडप्ट किया। और बी आर अम्बेडकर जी खुद ही बोला है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जो भी उस टाइम दुनिया के अंदर जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन है उनके सारे क्लॉज और सारे लॉज को देखते हुए उनसे अच्छे क्वालिटी को लेते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। इसीलिए जब हम सारे अच्छे क्वालिटी अपने अंदर लेने की कोशिश करोगे, अपने एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालने की कोशिश करोगे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा लेंदी होगा और एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जो आगे जाके देश के कल्याण के लिए, बहुत डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और देश के जो डेमोक्रेसी है भारत की उसको मेंटेन रखने के लिए सपोर्टिव होगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट। तीसरा फीचर क्या है? ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये नाइदर रिजिड, ना बहुत ज़्यादा रिजिड है ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ये एक सिंथेसिस है किसका? ब्लेंड रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। अब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी है किस एस्पेक्ट से हम बोल रहे हैं? हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी अमेंडमेंट को करना चाहे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी नए लॉ को डालना चाहे और जो पुराने लॉज थे उनको अगर एबोलिश करना चाहे, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन कितना परमिशन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन इसी एस्पेक्ट के दौरान, इसी एस्पेक्ट को देखते हुए हम जब देखते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, अगर जब हम देखते हैं तब देखते हैं कि किसी किसी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आसान तरीका बोलता है कि कोई भी लॉ को हम चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर कुछ जगह पे ऐसे बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ जगह पे थोड़ा रिजिड भी है, जहाँ पे आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा आप उस जगह पे। तो इसी को देखते हुए तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसी तरीके से लिखा गया है कि ये रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी का एक कॉम्बिनेशन है, बहुत ही खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है, जो कि आर्टिकल 368 में प्रोवाइड किया गया है कि 2 टाइप का अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप कर सकते हो। उसमें क्या है, जो आर्टिकल 368 में लिखा है उसमें कुछ प्रोविजन आपको चेंज करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट मतलब 2/3 वोट ऑफ ईच हाउस, यानी राज्यसभा और लोकसभा, ये 2 हाउस में जितना भी एमपी बैठे हुए हैं, मान लेते हैं 90 एमपी बैठे हुए हैं, तो उसमें आपको कम से कम 60 एमपी का वोट चाहिए, तब जाके कोई अमेंडमेंट होगा। इसको हम बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। कुछ जगह पे क्या चाहिए, कुछ जगह पे तो और भी रिजिड है। क्या है? सम अदर प्रोविजंस कैन बी अमेंडमेंट बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड विद द रेटिफिकेशन बाय द हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। यहाँ पे कुछ प्रोविजन में तो सिंपल मेजॉरिटी में काम चल गया, जो कि थोड़ा रिजिड है, क्योंकि आप आसानी से आपको ये स्पेशल मेजॉरिटी अचीव करने के लिए आपको बहुमत होना चाहिए, बहुत सारे एमपीज़ का सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट को, तो इसलिए ये थोड़ा रिजिड हो गया। फिर उससे भी ज़्यादा रिजिड कहाँ पे है? सम अदर प्रोविजन, कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जहाँ पे आप अमेंडमेंट करना चाहो तो उस जगह पे तो स्पेशल मेजॉरिटी तो आपको चाहिए, यानी 2/3 ऑफ वोट ऑफ ईच हाउस तो आपको चाहिए। उसके साथ भी क्या चाहिए? विद द रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। भारत देश के अंदर जितना भी स्टेट है, मान लीजिए टोटल 28 स्टेट है, तो उन सारे स्टेट का आधा स्टेट की, यानी वो 28 जो स्टेट है उन 28 स्टेटों 28 का हाफ मतलब 14, कम से कम 14 स्टेट का परमिशन चाहिए आपको उस प्रोविजन को अमेंड करने के लिए। इसका मतलब आर्टिकल 365 में जो प्रोविजंस है उसमें 2 टाइप का चीज़ लिखा, अमेंडमेंट का तरीका लिखा हुआ है। उसमें एक में तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए अमेंडमेंट के लिए। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जितना भी एमपीज है उसका 2/3 वोट चाहिए अमेंड करने के लिए। और एक प्रोविजन लिखा हुआ है जिसमें कुछ यहाँ पे अमेंडमेंट करने के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए, उसके साथ आधा जितना भी स्टेट है 28 स्टेटों के से आधा मतलब 14 स्टेटों का रेटिफाइड सिग्नेचर चाहिए, जो तब जाके कुछ प्रोविजन में अमेंडमेंट होगा।
तो ये जो दो क्लॉज मतलब आर्टिकल 368 में जो लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा रिजिडिटी को इशारा करता है कि थोड़ा सा कुछ प्रोविजन को चेंज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, तो ये थोड़ा सा रिजिड है। अब हम देखते हैं कुछ प्रोविजन ऐसा है जहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप अमेंडमेंट करना चाहो, कुछ चेंज करना चाहो, तो आपको सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। सिंपल मेजोरिटी मतलब 50% वोट ऑफ ईच हाउसेज। राज्यसभा का 50% मेंबर अगर वोट कर दे और लोकसभा का कर दे तो आपका अमेंडमेंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपके पास बहुमत है तो आप आसानी से ये काम कर लोगे। तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी का इशारा है, फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ। तो जहाँ पे आप सिंपल मेजोरिटी से काम बन जाएगा वो मान लीजिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, और जहाँ पे सिंपल मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए वो थोड़ा रिजिड है, और जहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी के साथ रेटिफाइड सपोर्ट भी चाहिए स्टेट का तो वो और ज़्यादा रिजिड हो जाता है। तो ये तीनों मिला के एक तरीके से मान लीजिए भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का एक कॉम्बिनेशन है, एक बहुत अच्छा सा ब्लेंड है। अब इसके बाद हम देखेंगे चौथा पॉइंट जो कि है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये जो लाइन है इसका मीनिंग ये है कि ए सिस्टम वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट यानी रीजनल गवर्नमेंट, बट द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड सिग्निफिकेंट अथॉरिटी एंड कंट्रोल। इसका मतलब ये हुआ फेडरल सिस्टम हम उसको बोलेंगे कि जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट यानी रीजनल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर का जो डिवीजन है वो अच्छी तरीके से डिफाइंड तरीके से किया गया है। और जब फेडरल सिस्टम के साथ यूनिटरी बायस जुड़ जाता है, इसका मतलब ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीजन तो है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का जो सिग्निफिकेंट अथॉरिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा अपर हैंड है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा ऊपर है। ये होता है इस फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस का मीनिंग। फिर हम देखेंगे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल सिस्टम का क्या क्या फीचर्स है और यूनिटरी सिस्टम का क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है। जैसे कि दो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उनके बीच में पावर का डिवीजन है, तो ये हो गया एक फीचर ऑफ फेडरेशन, फेडरल सिस्टम का एक फीचर है। फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है भारत के पास, ये भी एक तरीके से फेडरल सिस्टम का एक फीचर है। फिर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ही है, सुप्रीम है, वही वेद है, वही उसमें जो भी लिखा हुआ है वही उसी को मानना पड़ेगा। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, भारत का जुडिशरी जो लेजिस्लेटर है और एग्जीक्यूटिव जो है उनसे अलग है, पॉलिटिकल सिस्टम से एकदम बाहर है, इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है अपना जुडिशरी। फिर बाई कैमरलिज्म मतलब अपर हाउस एंड लोअर हाउस यानी राज्यसभा और लोकसभा, ये सारे फीचर जो है ये फेडरल सिस्टम का फीचर है। और यूनिटरी बायस का फीचर क्या क्या है? ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, भारत का जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वो बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा ताकतवर होगा, ये जो है वो यूनिटरी बायसनेस का फीचर है। फिर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मान के चलना होगा। फिर सिंगल सिटीजनशिप, कोई किसी स्टेट का अलग सिटीजनशिप नहीं होगा, एक ही सिटीजनशिप होगा। आप यूपी में रहे, आप कर्नाटक में रहो, गोवा में रहो, असम में रहो, मिजोरम में रहो, आपका सिटीजनशिप एक ही है कि आप इंडियन सिटीजन हो। फिर क्या? इंटीग्रेटेड जुडिशरी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे चीज़ यूनिटरी बायसनेस की तरफ इशारा करता है। क्योंकि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करने की अगर ताकत है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो यानी स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट नहीं कर सकता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही करेगा। तो यानी यहाँ पे यूनिटरी बायसनेस का थोड़ा सा इंडिकेशन है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे पावरफुल है। फिर इंटीग्रेटेड जुडिशरी का जो सिस्टम है वो भी एक ही है, इंटीग्रेटेड तरीके से काम करता है। मतलब आप कोई भी कुछ केस छोड़ के ज़्यादातर टाइम आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आप पहले डिवीज़न कोर्ट में अपील करोगे, फिर डिवीज़न कोर्ट का राय अगर आपको पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप हाई कोर्ट में जाओगे, उसके बाद हाई कोर्ट का बातें आपको पसंद नहीं आएगा तो उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। आप कुछ मामलों में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाओगे, एक सिस्टम में चलता है ये। कुछ मामलों में डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन वो टोटल जो सिस्टम है वो एक ही चेन में बंधा हुआ है। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है,
अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर। यहाँ पे जो स्टेट हर एक स्टेट के अंदर जो स्टेट गवर्नर रहता है उसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो सेंटर करता है। तो इसमें सेंटर थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, इस जो यूनिटरी बायसनेस की तरफ इशारा कर रहा है। फिर इमरजेंसी प्रोविजन कौन लगा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे भी यूनिटरी बायसनेस आया। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज जो है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट से हर एक स्टेट के पास जॉब के लिए बंदे भेजे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप IAS IPS सिलेक्ट हो जाते हो, फिर जिस स्टेट के अंदर आपको वैकेंसी है उसी कैडर को आपको चूज़ करना पड़ता है। मान लो आप बंदे हो उत्तराखंड के, आपके घर है उत्तराखंड, लेकिन आपको कैडर मिला कहाँ का? झारखंड का। तो आपको झारखंड में आके काम करना पड़ेगा ऑल इंडिया सर्विस के अंदर। तो ये सारे चीज़, कुछ फीचर है फेडरेशन का, फेडरल सिस्टम का, कुछ है यूनिटरी बायसनेस का। तो ये सारे चीज़ कॉम्बाइन होकर भारत का जो सिस्टम बनता है वो फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस बनता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन इसको बनाया गया है। फिर क्या है? फिर एक और चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा। देखिए, ये जो फेडरेशन है, ये जो वर्ड है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे भी लिखा नहीं गया, ठीक है। भारत के आर्टिकल 1 में ये डिस्क्राइब किया गया है, भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे इस लाइन को समझना पड़ेगा, यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे भी यूनिटरी एक बायसनेस दिखा गया है और यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है। यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया है भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, यहाँ पे दो चीज़ अप्लाई होता है। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट। इंडिया जो भारत जो देश बना, ये ऐसा नहीं बना कि बहुत सारे स्टेट अपने आप के बीच में एक एग्रीमेंट करके एक स्टेट बनाया, ऐसा नहीं है। जैसे कि यूएस के अंदर क्या है, जो भी स्टेट है, कैलिफोर्निया मान लीजिए, टेक्सास मान लीजिए, मिसिसिपी मान लीजिए, फिर वहाँ पे एरिजोना, ये सारे जो स्टेट है यूएस के अंदर, टोटल 51 स्टेट है। ये सारे स्टेट एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करके अपने एक यूएस गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करके एक देश बनाया है, जो कि है यूएसए। यहाँ पे देखिए, हर एक स्टेट एग्रीमेंट से बंधा हुआ है यूएसए के साथ। अगर स्टेट्स यहाँ पे चाहे तो वो यूएसए से अलग हो सकता है, ये प्रोविजन स्टेट के पास है, ये पावर स्टेट के पास है यूएस के अंदर। लेकिन भारत के अंदर जो भी स्टेट है, इसके पास ये पावर नहीं है कि वो भारत देश से अलग हो। इसका मतलब ये हुआ, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। यानी यहाँ पे जो भी देश बना भारत, ये वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, ये लोग एक साथ एग्रीमेंट करके कोई स्टेट नहीं बनाया। ये सारे स्टेट भारत का ही पार्ट है। ये अमेरिका की तरह जो अमेरिका के अंदर जो भी स्टेट है वो चाहे तो अमेरिका से अलग हो सकता है, लेकिन भारत के अंदर जो स्टेट है वो कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकता। नो स्टेट हैज़ द राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन। भारत के अंदर जो भी स्टेट है, इसके पास कोई भी राइट नहीं है जो भारत से अलग हो। अगर ये करने जाएंगे तो भारत का सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेगा, मिलिट्री यानी प्रेसिडेंट रूल चालू हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर हर एक स्टेट के पास ये पावर है, वो चाहे वो अमेरिका से अलग हो सकता है, लेकिन वो ऐसा तो करेंगे नहीं, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, उसका देश में कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे इकोनॉमिकल बहुत सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर है, तो उससे कोई भी अलग होना चाहेगा नहीं। लेकिन वहाँ पे थ्योरेटिकली बाय डॉक्यूमेंट, बाय लॉ, वहाँ पे हर एक स्टेट के पास ये पावर है कि वो चाहे तो यूएसए से अलग हो सकता है, जो पावर भारत के अंदर कोई भी स्टेट के पास नहीं है। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। आशा करता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में धीरे धीरे करके घुस रहा है, कि मैं समझा पा रहा हूँ। इसके बाद वाले पॉइंट में क्या है, अब आते हैं पांचवा पॉइंट में। पांचवा पॉइंट में क्या लिखा गया है, जो वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत के अंदर जो गवर्नमेंट चलता है उसमें वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म पे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं, पार्लियामेंट्री फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ, पार्लियामेंट के अंदर जो भी मेजॉरिटी पार्टी रूल कर रहा है देश को, वही देश को रूल करेगा। मतलब वोट जनरल इलेक्शन में जो पार्टी जीत के आएगा, जो पार्लियामेंट को रूल कर रहा है, वही देश को रूल करेगा। पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। देखिए, यहाँ पे रियल एग्जीक्यूटिव मतलब जो लोग डायरेक्टली लोगों की वोट से चुने हुए पार्लियामेंट के अंदर एमपी बन के बैठे, ये होता है रियल एग्जीक्यूटिव। और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मतलब, देखिए, देश की जनता वोट देता है एमपी एमएलए को चुनने के लिए। अब ये एमपी और एमएलए वोट देते हैं किसको चुनने के लिए? प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। इसीलिए प्रेसिडेंट डायरेक्टली लोगों से
जो देश के सिटीजन्स है, देश की जो पब्लिक है, उससे उनका जो वोट है उसी वोट से जीत के नहीं आते हैं वो प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है? वो एमएलए और एमपी के वोट से चुना जाता है, जो एमएलए और एमपी लोगों की वोट से चुना जाता है। तो इसीलिए एमएलए और एमपी जो डायरेक्टली लोगों की वोट से चुना जाता है उसको रियल एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, और जो प्रेसिडेंट है, हमारे हेड ऑफ स्टेट है, वो एमपी और एमएलए की वोट से चुना जाता है। तो इसीलिए उसको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। फिर क्या मेजोरिटी पार्टी रूल, वो तो हम देख लिए। फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, जो भी लॉज बनेंगे और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा उसका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगा? पार्लियामेंट में बैठे हुए एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर के ऊपर। फिर मेंबरशिप, लेजिस्लेटर मतलब जो लोग लॉज बनाते हैं, तोड़ते हैं, फिर अमेंडमेंट करते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट के बैठे हुए एमपीज। और एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन आता है? तो एग्जीक्यूटिव के अंदर जो भी कैबिनेट मिनिस्टर है वो लोग आते हैं, और आईएएस आईपीएस आते हैं, और आईआरएस जो भी है, जो सिविल सर्वेंट है, वो सारे लोग एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। तो ये सारे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों मिल बांट के उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। फिर क्या? मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर। फिर क्या? लेजिस्लेचर के अंदर जो मेंबरशिप रहेगा वो मिनिस्टर्स लोगों की रहेंगे। फिर लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, देश चलेगा प्राइम मिनिस्टर से, और स्टेट का लीडरशिप में कौन रहेगा? हेड में चीफ मिनिस्टर। और डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोकसभा। हर 5 साल में लोकसभा को डिसोल्यूशन होगा, फिर से जनरल इलेक्शन होगा हर 5 साल के बाद, और नए तरीके से पीएम चुन के आएंगे, नया रूलिंग पार्टी चुन के आएगा। तो ये सारे जो फीचर है ये पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेट तरीके से लिखा गया है। तो भारत देश कैसे चलेगा? पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से चलेगा। अब आते हैं 6 नंबर फीचर पे। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। वो क्या है? सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंटरी सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। यहाँ पे 2 चीज़ हमें ख्याल रखना है, एक है पार्लियामेंटरी सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी। ये 2 जो लाइन है, ये पार्लियामेंटरी सॉवरेनिटी ये रिलेट करता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ, और जुडिशियल सुप्रीमेसी जो रिलेट करता है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के साथ। देखिए, यूके में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पार्लियामेंट का एक अलग सॉवरेनिटी रहता है, वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है, उसके ऊपर यूके के अंदर सुप्रीम कोर्ट उतना हावी नहीं हो सकता। तो ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट का एक अलग से सॉवरेनिटी है। अब यूएसए में आ जाते हैं, अमेरिका में क्या है? अमेरिका में भी पार्लियामेंट है, लेकिन वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट के ऊपर हावी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है वो पार्लियामेंट से ज़्यादा है, लेकिन यूके में पार्लियामेंट का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। तो सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट ये रिलेट करता है ब्रिटिश पार्लियामेंट को, और जुडिशियरी सुप्रीमेसी जो कि सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल सुप्रीमेसी है वो अमेरिका के साथ रिलेट करता है। तो भारत देश के अंदर, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भारत देश में अंदर क्या हुआ? ये 2 चीज़, पार्लियामेंट का जो सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी, ये 2 चीज़ को भारत ने इतनी अच्छी तरीके से सिंथेसिस किया है। भारत के अंदर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत के जो पार्लियामेंट है उसको सॉवरेनिटी भी दिया है, और जो भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसको जुडिशियल सुप्रीमेसी भी दिया है। तो ये चीज़ कैसे हुआ है ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। देखिए, भारत के अंदर क्या होता है कि भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीमेसी है वो अमेरिकन यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है उतना नहीं है, ठीक है। और जो पार्लियामेंट का जो पावर है जो यूके के अंदर है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, जो सुप्रीम कोर्ट को ओवर रूल कर सकता है, लेकिन उतना पावर यहाँ पे पार्लियामेंट को भी नहीं है। दोनों चीज़ को बैलेंस किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कैसे वो आगे हम देखेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ होता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और एक इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये 2 लाइन को अगर डिस्कस करना चाहे तो हम इसको लेके अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हम ये समझ लेते हैं, प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मतलब अगर मान लीजिए ठीक ठाक प्रोसीड्योर को फॉलो करके, मतलब किसी को अरेस्ट करनी है, मान लीजिए आप गवर्नमेंट को
किसी बंदे को अरेस्ट करनी है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुआ और सारे प्रोसीड्योर जो लीगल प्रोसीड्योर है उसको फॉलो करके उसको गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट यानी भारत के जो पुलिस है उसको अरेस्ट किया और उसको डिटेन किया। अगर सारे प्रोसीड्योर ठीक रहता है तो ये काम हो जाएगा। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कोई किसी के ऊपर अमेरिकन पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसको वो संदिग्ध आदमी था और उसको डिटेन किया गया यानी अरेस्ट किया गया। लेकिन इसके चलते हुए अगर उसका जो लिबर्टी है, पर्सनल जो अफेयर्स है, ये सारी चीज़ अगर उसका जो इंडिपेंडेंस है, जो लिबर्टी है, उसका जो लाइफ है, उसका जो राइट्स है, अगर ये सारे चीज़ वायलेट होता है तो ये चीज़ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अप्लाई करके उसका जो डिटेंशन है और जो अरेस्ट है उसको अनऑथोराइज कर दिया जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में अगर उसका पर्सनल लाइफ, उसका जो फ्रीडम, ये सारे हैम्पर हो तो हो, लेकिन उसके ऊपर एलिगेशन है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर उसको दोषी पाया गया तो उसको इन्वेस्टिगेशन चलते के टाइम उसको अरेस्ट किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है, चाहे उसका लिबर्टी रहे ना रहे, उसका इंडिपेंडेंस, उसका जो लाइफस्टाइल है, वो लाइफ का जो सिक्योरिटी है, वो सब रहे ना रहे, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। इसको बोलते हैं प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश बाय लॉ। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब लॉ वही लीगल होगा जो सामने वाले की जो राइट्स है उसको ठीक रख के उसको अरेस्ट किया जाए। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। ये दो लाइन को हम आगे जाके बाद में वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे बस इतना ही समझना है। प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो इंडिया में चलता है, वहाँ पे अगर प्रोसीड्योर फॉलो करके हम कोई काम करते हैं तो वो ओके होता है। लेकिन अगर अमेरिका के अंदर कोई प्रोसीड्योर फॉलो करके कोई काम हो भी जाए, लेकिन वो काम करने के बाद किसी और इंसान का जो आपका लाइफ हो, उसका जो इंडिपेंडेंस हो, उसका जो लिबर्टी हो, उसका जो राइट्स हो, फंडामेंटल राइट्स हो, ये सारी चीज़ हैम्पर हो जाए तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं चलता है। वहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लगा के उस डिटेंशन या तो उस काम को डिसमिस कर दिया जाता है। अच्छा, अब हम ये समझेंगे कि ये जो सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट और जुडिशियरी सुप्रीमेसी, ये दो चीज़ को कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे बैलेंस किया। जैसे कि यूके के अंदर बैलेंस नहीं है, वहाँ पे पार्लियामेंट ज़्यादा ताकतवर है जुडिशियल सिस्टम से, सुप्रीम कोर्ट से, और अमेरिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा ताकतवर है पार्लियामेंट से। लेकिन भारत के अंदर इस दो चीज़ को एकदम इक्वल तरीके से बैलेंस किया गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा ताकतवर नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट भी अपना मनमानी नहीं कर सकता पार्लियामेंट के ऊपर। ऐसे बैलेंस किया गया। कैसे देखिए, अब वो समझेंगे कैसे किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रेफर्ड ए प्रॉपर सिंथेसिस बिटवीन द ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंटरी सॉवरेनिटी एंड अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियरी सुप्रीमेसी। कैसे देखिए भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट on one hand can declare the parliamentary laws as unconstitutional through its power of judicial review। जैसे कि भारत के अंदर अगर मान लेते हैं 370 ये जब रद्द हुआ, जब 370 पार्लियामेंट से रद्द हुआ, उसके बाद मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में उसका सुनवाई की, फिर जाके उन्होंने बोला कि 370 रद्द होना सही बात है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर चाहता, तो अगर उसको लगता कि 370 रद्द होना सही नहीं है, तो वो उसको रोक भी सकता था। ठीक है, ये पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। भारत की कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है। क्या पावर दिया है? अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल पास होके लॉ बन गया, एक्ट बन के फिर लॉ बन गया प्रेसिडेंट साइन करने के बाद, उसके ऊपर जुडिशियल आर्गूमेंट हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस लॉ को फिर से नाल एंड वॉइड कर सकता है। वो पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। ठीक है, अब पार्लियामेंट को क्या दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बैलेंस किया पार्लियामेंट ने? यहाँ पे देख के लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही सुपीरियर है, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट को भी एक पावर दिया गया। अदर हैंड क्या पावर दिया गया? अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। अगर कोई जिस लॉ को लेके इतना दिक्कत हो रहा है, अगर मान ले किसी लॉ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया, किसी लॉ के ऊपर स्टे ऑर्डर लगा दिया, तब जाके क्या कर सकता है पार्लियामेंट? फिर से उस स्टे ऑर्डर के खिलाफ या तो उस लॉ के खिलाफ फिर से पार्लियामेंट के अंदर ऐसे अमेंडमेंट पास कर दे कि वो लॉ रहे ही ना। ऐसे भी हो सकता है।
तो एक तरीके से कोई भी ना पार्लियामेंट ना हमारे सुप्रीम कोर्ट ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई भी मनमानी यहाँ पे नहीं कर सकता। जितना पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है उतना ही अपोजिट पावर पार्लियामेंट को दिया गया है। अगर पार्लियामेंट कुछ गलत करेगा तो सुप्रीम कोर्ट पकड़ लेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा प्रेशराइज करेगा पार्लियामेंट के ऊपर तो पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर देगा। तो ये सारे चीज़ एक दूसरे के साथ बैलेंस किया गया है। तो इसीलिए भारत देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना एडवांस और दुनिया के अंदर इतना एडवांस एक कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे हर चीज़ को इतना बारीकी से दिखा गया है, बारीकी से लिखा गया है और इतनी अच्छी तरीके से इसका एग्जीक्यूशन हुआ है कि हर चीज़ एकदम अच्छी तरीके से बैलेंस होकर रखा हुआ है। तो इसीलिए भारत के अंदर हम क्या देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पावर देता है, पार्लियामेंट को सबॉर्डिनेटी भी देता है, जुडिशियल सुप्रीमेसी सुप्रीम कोर्ट को भी देता है। अगर काम सही देखिए हमारे यहाँ पे जब सब कुछ बैलेंस रहता है तब सही काम सही तरीके से हो जाता है। 370 पास हुआ पार्लियामेंट से, नॉन एंड वॉइड हो गया पार्लियामेंट, फिर उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए बहुत लोग, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुना, सारे कुछ सुना, फिर जाके जजमेंट दिया कि 370 रद्द होना सही डिसीजन था। तो अगर यहाँ पे ऐसे बैलेंस किया गया है कि आप सही करोगे, पार्लियामेंट सही करेगा तो सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं जाके उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट गलत करे तब जाके सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ जाएगा। तो सिस्टम ऐसे बना हुआ है कि अगर गवर्नमेंट सही काम करता है पावरफुल तरीके से सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ नहीं जाता है, अगर गलत काम करता है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी अपना मनमानी करता है तो भी पार्लियामेंट के पास पावर है कि उसको घुमा के अमेंड कर दे। तो ऐसे बैलेंस करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलता है आगे जाके। तो ये हो गया 6 नंबर पॉइंट। फिर हम क्या समझेंगे, फिर हम समझेंगे 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट में क्या है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए अमेरिका के अंदर क्या है, देखिए अमेरिका के अंदर पहले अमेरिका को समझते हैं, यूएसए को, फिर इंडिया को समझते हैं, तो थोड़ा सा आसानी होगा। कैसे होगा, देखिए भारत के जैसे भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल लॉ होता है, फिर स्टेट के अंदर स्टेट लॉ होता है। ऐसे ही यूएसए के अंदर जो सेंट्रल लेवल पे लॉ होता है वो फेडरल लॉ होता है, जो स्टेट लेवल पे होता है उसको स्टेट लॉ बोलते हैं। तो सेंट्रल लेवल पे जो फेडरल लॉ है वो कौन सी जुडिशरी उसको इन्फोर्स करेगा, फेडरल जुडिशरी। यानी सेंट्रल लेवल पे कोई भी लॉ हो वो उसका काम सिर्फ सेंट्रल कोर्ट में ही होगा, यानी फेडरल कोर्ट में ही होगा, स्टेट कोर्ट में नहीं होगा। अगर स्टेट का कोई लॉ हो वो स्टेट कोर्ट में ही उसका फैसला होगा, वो सेंट्रल कोर्ट में नहीं जाएगा, यानी फेडरल जुडिशरी के अंदर नहीं जाएगा, वो स्टेट जुडिशरी के अंदर ही उसका फैसला हो जाएगा। वो जो होगा वही फाइनल होगा। वहाँ पे स्टेट का जो लॉ है, मान लीजिए स्टेट किसी चीज़ के ऊपर लॉ बना है, उसके ऊपर कुछ एक्यूज्ड आया है, कुछ गड़बड़ आया है, उसके ऊपर जो भी केस चलेगा वो स्टेट लेवल पे चलेगा। स्टेट का जो हाईएस्ट कोर्ट है यानी हाई कोर्ट जो है वो जो राय देगा वही मानना पड़ेगा। वहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अगर सेंट्रल लेवल पे कोई लॉ है उसका इन्फोर्समेंट कौन करेगा, वो फेडरल जुडिशरी करेगा। भारत के अंदर क्या होता है, भारत के अंदर सिस्टम थोड़ा अलग है। क्या है, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट है। एक तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट तो है, वो तो हम पहले ही देख लिए। और इंटीग्रेटेड कैसे है, भारत के अंदर आपको 3 लेवल पे कोर्ट मिल जाएगा। एक हो गया सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर रहता है हर एक स्टेट के अंदर हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर कौन रहता है, सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादातर केस में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अगर मान लेते आप झारखंड के लोग बासिंदे हो, उसके झारखंड के सिविलियन हो, झारखंड से आप आते हो, तो आपके कोई भी डिस्प्यूट हो तो आपका पहला कोर्ट कहाँ जाएंगे आप, झारखंड के अंदर जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप रहते हो उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाओगे, वहाँ पे आपका केस लड़ा जाएगा। फिर वो केस का अगर जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट पसंद हो ना हो तो फिलहाल उसके बाद आप कहाँ जाओगे, आप हाई कोर्ट पे जाओगे। झारखंड के अंदर अपने हाई कोर्ट गया, वहाँ पे जो रिज़ल्ट आए वो आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए तो आप उसके आगे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो आप डायरेक्ट ऐसे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। यहाँ पे हर चीज़ एक तरीके से नीचे से ऊपर जाता है। अब किसी भी स्टेट से हो, अब बंगाल से, वेस्ट बंगाल से हो, असम से हो, तमिलनाडु से हो, पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना केस लड़ोगे, फिर जाके आप हाई कोर्ट में जाओगे, फिर जाके आपको सुप्रीम कोर्ट जाओगे। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं कि जहाँ पे आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम है कि नीचे से आप ऊपर जाओगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ना स्टेट लॉ होता है ना सेंट्रल लॉ होता है। कोई भी लॉ जो सेंट्रल ने बनाया है, कोई भी लॉ जो स्टेट ने बनाया है, उसी लॉ के ऊपर कोई केस चल रहा है तो वो केस स्टेट में भी उसका, स्टेट कोर्ट में भी, यानी स्टेट के अंदर जो हाई कोर्ट जो डिवीजन कोर्ट है उसमें उसका फैसला आ सकता है। उसी लॉ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस चल सकता है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल का लॉ है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चलेगा, स्टेट में नहीं चलेगा, या तो स्टेट का लॉ है तो स्टेट में चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है।
पूरा का पूरा सिस्टम, आप किसी भी स्टेट से हो, कहीं पे भी हो, आपका केस पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के जाएगा। आप चाहो तो उसको लेके जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट जो बोल देगा वो फाइनल है। फाइनल आपको ऊपर जाके, आप अगर आप जाना चाहते हो तो सुप्रीम कोर्ट जाके आपका फैसला वहाँ पे करवा सकते हो। दिस सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एनफोर्स बोथ द सेंट्रल लॉज एज वेल एज द स्टेट लॉज। यहाँ पे जैसे कि सेंट्रल लॉ यूएसए के अंदर फेडरल जुडिशरी एनफोर्स करता है और स्टेट का जो है स्टेट करता है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे कोई भी लॉ हो, सेंट्रल का हो या तो स्टेट का हो, वो सिंगल सिस्टम के अंदर चलता है। वो सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट में जाके ख़त्म होता है। उसमें भी डिवीज़न होता है, सिंगल बेंच, डिवीज़न बेंच, ये सारी चीज़ होता है। तो एक ही सिस्टम में रहता है ये सारी चीज़। तो इसी को बोला जाता है इंटीग्रेटेड, मतलब एक ही लाइन पे रहना, एक ही धागे के साथ जुड़े रहना। जो भी लॉ हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये जो सिस्टम है इसको इंटीग्रेटेड बोला जाता है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी था ही, वो किसी के ऊपर जवाबदेही उसका बनता नहीं है, वो अपने तरीके से काम कर सकता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या हुआ? गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। भारत के जो सिटीजन है उसके पास एक चीज़ हमेशा रहता है कि कुछ ना कोई साथ ना दे, सरकार साथ ना दे, एमएलए एमपी साथ छोड़ दे, हर कोई साथ छोड़ दे, लेकिन ऊपर कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर वो भी साथ छोड़ दे तो हाई कोर्ट, वो भी साथ छोड़ दे तो सुप्रीम कोर्ट, तो ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो सिटीजन है उसका फंडामेंटल राइट्स का एक गारंटर बनता है। और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी एक गार्जियन बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये इसीलिए इंडिपेंडेंट किया गया जुडिशियरी को। अगर पार्लियामेंट कोई भी पार्टी, रूलिंग पार्टी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करे तो सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं जाके सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी बन गया यहाँ पे, इस क्लॉज के थ्रू, इस लाइन के थ्रू, इस फीचर के थ्रू। अब आते हैं इसके बाद वाला 8वां नंबर पे जो फीचर आता है वो होता है फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट क्या है? ये हर एक सिटीजन को मिलना चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया एक फीचर है, जहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के अंदर लिखा गया है। राइट टू इक्वलिटी, जहाँ पे आर्टिकल 14 से 18 तक है। फिर राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 से 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी रिलीजन को आप मान सकते हो, उसके पूजा पाठ कर सकते हो, उसका कोई पूरे आज़ादी है आपको। आर्टिकल ये 25 से 28 तक। फिर कल्चरल और एजुकेशनल राइट जो है हर एक बच्चे को मिलना चाहिए, हर एक इंसान को मिलना चाहिए, जो 29 और 30 में लिखा हुआ है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है। और फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर द प्रोमोटिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जो कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रोमोट करने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स दिया गया है ये लोगों को। तो फंडामेंटल राइट्स को लेके इसको तो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। तो बस यहाँ पे ये याद रखना है, ये जो फंडामेंटल राइट्स को अलग से लिखा गया, उसमें जो 6 फंडामेंटल राइट्स को लिखा गया, ये सारे चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। फिर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है? ये एक नोवेल फीचर ऑफ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो पार्ट 4 में लिखा गया है। और डीपीएसपी क्या है? ये प्रोमोटिंग द आइडियाज़ ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का जो आइडियाज़ है उसको प्रमोट करता है। डीपीएसपी के अंदर जो भी लिखा गया है वो वेलफेयर स्टेट के लिए लिखा गया है। वो सारे चीज़ भविष्य में जाके भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ये भारत सरकार को बोल रहा है कि भविष्य में जाके तुम ये सारे डीपीएसपी जो भी डायरेक्टिव हमने दे के रखा है उसको इम्प्लीमेंट करोगे, सामने जाके भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाओगे। ये फंडामेंटल राइट्स और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी, ये सारी चीज़ को लेके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो पार्ट 4A में आर्टिकल 15(1)A में लिखा गया है। ये ड्यूटीज़ जो है ये सिटीजन्स का है। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो कुछ भी होगा वो भारत की संविधान देश के लोगों के लिए करेंगे, ऐसा नहीं है। कि देश का लोगों का भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे जिम्मेदारी है उसको भी, वो भी उनको करना चाहिए। इसीलिए ये इट इज़ द रिमाइंडर टू द सिटीजन दैट वाइल एंजॉइंग ऑल देयर राइट्स दे हैव ऑल्सो टू बी quite conscious about their duties they owe to their countries, their society and to fellow citizens। तादेर ये सारे जो सिटीजन्स है, इसको इन सारे सिटीजन्स की देश के प्रति, देश की संविधान के प्रति, देश की गवर्नमेंट के प्रति
और देश के जो अलग और जो लोग हैं उनके साथ जो और जो लोग देश के सिटीजन्स हैं उनके प्रति, सारे लोगों के प्रति इनका एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। ऐसा नहीं कि सारे चीज़ गवर्नमेंट ही इसको देगा, ये भी देश को बहुत कुछ देना है इनको। ये सारे चीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ में रिमाइंड करके रखा गया है। फिर आते हैं 11 नंबर पॉइंट पे, 11 नंबर फीचर पे। वो क्या है? सेकुलर स्टेट। भारत कभी भी किसी भी रिलीजन को देश का जो ऑफिशियल रिलीजन अनाउंस नहीं है। भारत के अंदर कोई भी नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर क्या है? इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इस्लाम धर्म को उसका ऑफिशियल धर्म माना गया। बांग्लादेश के अंदर भी है, बहुत सारे देश के अंदर ऐसे इस्लाम धर्म को माना गया। लेकिन भारत एक सेकुलर देश है जहाँ पे कोई भी धर्म आप मान सकते हो, पालन कर सकते हो उसका। तो गवर्नमेंट कोई भी रिलीजन को स्टेट रिलीजन नहीं बोलता है यहाँ पे। फिर क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये क्या है? 18 साल के ऊपर हर बंदा, हर इंसान, वो कोई किसी भी भेदभाव छोड़ के, हर एक भेदभाव को छोड़ के, एनी डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, उसका कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिबर्टी, वेल्थ और सो ऑन, जो भी हो, 18 साल के ऊपर अगर आप हो, आपका कास्ट कोई भी हो, रेस कोई भी हो, रिलीजन कोई भी हो, सेक्स कोई भी हो, लिटरेसी, आप शिक्षित हो ना हो, आप वेल्दी हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सरकार चुनने के टाइम वोट डालोगे। ये आपकी राइट है। ये जो है ये किसको बोलता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। 18 साल के ऊपर हर कोई वोट डालेगा, वो वोटर ID कार्ड बनाएगा अपना, फिर वोट डालेंगे। फिर क्या? उसके बाद आता है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप क्या है? यूएसए के अंदर 2 सिटीजनशिप होता है। एक होता है देश का सिटीजनशिप, आप यूएस के नागरिक हो ऊपर से, और वो जो स्टेट से आता है, मान लीजिए कैलिफोर्निया, कोई कैलिफोर्निया से आता है तो उसका पास कैलिफोर्निया का सिटीजनशिप होगा। कोई टेक्सास से आता है तो उसके पास टेक्सास का सिटीजनशिप होगा। ठीक है, तो ऐसे करके यूएसए के अंदर 2 सिटीजनशिप होता है। ऐसे बहुत सारे देश के अंदर ऐसे 2 सिटीजनशिप होता है। लेकिन भारत के अंदर एक ही सिटीजनशिप होता है। आप यूपी में रहो, वेस्ट बंगाल में रहो, असम में रहो, मिजोरम में रहो, तमिलनाडु में रहो, कर्नाटक में रहो, गोवा में रहो, कहीं पे भी रहो, आप इंडियन सिटीजन हो, बस खत्म बात। अब आते हैं 14 नंबर पॉइंट पे। ये है इंडिपेंडेंस बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी छोड़ के भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया जो अपने तरीके से, अपने हिसाब से काम करता है। उनमें से क्या है? इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो गवर्नमेंट का जो घपला होता है उसको इन्वेस्टिगेशन करता है। फिर यूपीएससी, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। जो एसपीएससी है, जो स्टेट लेवल पे जो सिविल सर्विसेज है उसके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। ये अपने तरीके से काम करता है। तो इलेक्शन कमीशन भी जो भी है, जो देश के अंदर पूरा वोट को कंडक्ट करवाता है, इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है, वो भी एक इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है। फिर आता है इमरजेंसीज प्रोविज़न, जो कि 15 नंबर फीचर है। देश के अंदर 3 टाइप का इमरजेंसी हो सकता है। एक हो गया नेशनल इमरजेंसी, 2 आर्टिकल 352 के अंदर आता है। अगर देश जंग में चला गया, बहुत सारा पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लागू करना पड़ता है, वो आता है 352 में। फिर एक आता है स्टेट इमरजेंसी, जो आर्टिकल 356 में आता है। यहाँ पे अगर कोई स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी डायरेक्शन है उसको फॉलो करने में नाकाम हो गया, उसको फेल हो गया, स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया, तब जाके ये जो आर्टिकल 356 एक्टिव हो जाता है और उस स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंट रूल चालू हो जाता है। ये कुछ दिन पहले मणिपुर में हुआ था। वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी का ही था, लेकिन इतना उसका हालत ख़राब हो गया, मतलब इतना लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हुआ, तो वहाँ पे ये जो प्रेसिडेंशियल रूल इसको लागू करना पड़ा, आर्टिकल 356 को डालना पड़ा। फिर आता है फिनेंशियल इमरजेंसी। ये भारत के अंदर अभी तक नहीं हुआ, जो कि आर्टिकल 360 के अंदर आता है, फिनेंशियल इमरजेंसी यानी आर्थिक संकट। फिर आता है लास्ट पॉइंट, लास्ट फीचर, जो इम्पोर्टेंट फीचर। ऐसे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो फीचर नोटिस होता है, जो फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो दूसरे से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अलग बनाता है, उनमें से लास्ट फीचर क्या है? 3 टायर गवर्नमेंट, जो कि भारत के अंदर जो पावर है गवर्नमेंट का वो 3 लेयर पे डिवाइडेड है। एक सेंट्रल लेवल पे तो है ही, उसके बाद स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत इलेक्शन जो होता है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1992 में ये जो म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत का इलेक्शन का जो है, लोकल बॉडी इलेक्शन, इसको डाला गया। लेकिन इसका जो उल्लेख था ये डीपीएसपी में पहले से ही था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1949 में, तभी डीपीएसपी में ये डाल दिया गया था कि आगे जाके ये हमें करना है कि पंचायत लेवल पे और म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे इलेक्शन करना है, हमें कंडक्ट करवानी है। तो ये चीज़ 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में फिर से आ गया 1992 में।
और उसके बाद से ये कंडक्ट होता है, लोकल बॉडी इलेक्शन बोलते हैं इसको। तो ये सारे चीज़ जो है वो ये सारे चीज़ है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट और नोटिस करना चाहिए ऐसा फीचर्स है जो अलग से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्पेशल बनाता है। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी कोशिश, हमारी कंटेंट, हमारी वीडियो अगर अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आगे जाके जब भी हम वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।